देखा कि ये बहुत अच्छे से आ गया है, मेंस में भी पढ़ाया फिर इसको, और न्यूज एट नाइट के प्रोग्राम के तहत उसको अच्छे से पढ़ाया। तो बहुत आसान था ये, आप लोग देखें इसको। देखिए यही है भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता। तो उसमें हमने बताया कि फ्रेमवर्क, देखिए ओवरऑल जो है ना, जनरली इन जनरल ऐसा ही होता है। अपना एक माइंड फ्रेम बना लेंगे, कोई भी प्रश्न लिखना है तो होना चाहिए कि हम किधर प्रश्न करेंगे। इसमें एग्जामिन जब कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। क्रिटिक्स तो आना ही आना है, तो उसमें क्या-क्या क्रिटिक्स होना चाहिए। तो ये पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड 3 इम्पोर्टेंट बिल, वही है भारतीय नागरिक, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो बीएनएसएस जो है किसको रिप्लेस किया है? सीआरपीसी 1973, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। अब देखिए इसमें क्या होता था, इसमें पहले जो सीआरपीसी में था, आईपीसी और सीआरपीसी में बेसिक डिफरेंस यही था। आईपीसी में था कि जो हम लोग क्राइम करते हैं, जैसे चोरी करते हैं, तो चोरी किसे कहते हैं, व्हाट इज चोरी, मतलब लॉ उसे कैसे डिफाइन करता है कि चोरी किसे कहेंगे, क्राइम किसे कहेंगे, रेप किसे कहेंगे। सीआरपीसी जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें जैसे कि पुलिस जब किसी अपराधी को पकड़ती है तो चार्जशीट दायर करती है, या उससे पहले 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। उसके बाद चार्जशीट दायर होगा, चार्जशीट दायर होने के बाद उस पे हियरिंग चलेगा, हियरिंग होने के बाद उसमें एफिडेविट, जो आपका एडवोकेट है दोनों तरह का, दोनों अपना पेश करेंगे। एक पेश करेंगे एफिडेविट, एक पेश करेंगे काउंटर एफिडेविट। केस चलेगा इस तरह से जब तक पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिल जाता है, या तो वर्डिक्ट उसके खिलाफ होगा या उसके साथ होगा, यही दोनों होता है। तो उसके, तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर है। तो वही प्रोसीजर सीआरपीसी में लिखा होता है कि जब मान ली कोई एक चोर है, अब वो पकड़ा गया है, तो उसके खिलाफ कैसे कैसे कार्रवाई चलेगा, या तो दोष मुक्त होने के लिए या दोषी होने के लिए, दोनों का वही प्रक्रिया है। अगर वो दोषी नहीं होगा तो फिर उसको बेल मिल जाएगा, अगर वो दोषी होगा, अगर उसका एविडेंस सब कुछ उसके अकॉर्डिंग है तो फिर दोषी हो जाएगा। तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर आपके सीआरपीसी में मेंशन है। उसी चीज को अब नाम दे दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और आईपीसी क्या था? डिफिनेशन था। अब उसी में सिग्निफिकेंस है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे मान ले एक है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन में क्या है, जैसे कि पहले क्या था, आप जब एक फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा बहुत सिग्नेचर कर सकते हैं। अब क्या है, हर चीज उसका डीएनए, एक बिल भी आया था उसके रिगार्डिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। उसमें जैसे ये वो बिल में क्या था कि अब एक जब मान लिया कि उसी पे आरोप लग गया है और वो सस्पेक्टेड है, तो उसका तो फिंगरप्रिंट और वो और सिग्नेचर तो होता ही है, बाकी हर चीज उसका डीएनए, बाल का डीएनए हो सकता है, वॉइस सैंपल्स, हर चीज कलेक्शन किया जा सकता है। कलेक्ट करके उसको एनसीआरबी के रिकॉर्ड में रखा जाता है जब तक उस पर वर्डिक्ट नहीं आ जाए। तो ये प्रोविजन लाया गया, इसको एक्सटेंड किया गया पावर को। डिटेंशन कंडीशन, हिरासत की शर्तें। पहले हिरासत की शर्तें क्या थी, अब क्या हुआ, उसी में बदलाव किया गया है। अल्टर्स रूल्स फॉर अंडर ट्रायल्स, रिस्ट्रिक्टिंग रिलीज। पहले क्या होता था कि व्यक्तिगत जो बॉन्ड है उस पे कुछ पैसे दे करके, मतलब छूट, एक बॉन्ड भरवाया जाता था, बॉन्ड भरवा करके उसको रिलीज कर दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो चीज मतलब पहले से अपेक्षा और स्ट्रिक्ट हो गया। टाइमलाइंस, जैसे उन्होंने लिखा था, कुंदन जी ने लिखा था, तो ये रेप विक्टिम्स के लिए 7 दिन के अंदर जो है मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाना चाहिए, और जजमेंट 30 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर और किसी तरह का विक्टिम जो है वो 90 डेज के अंदर आयोग के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसको रिपोर्ट कर देना है। चार्ज फ्रेमिंग का प्रक्रिया 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये सब बदलाव किया गया कि पहले टाइमलाइंस नहीं होता था। आज भी देखते होंगे 5 करोड़ केस लगभग पेंडिंग है, शायद 3.5 करोड़ जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो शायद 3 करोड़ पेंडिंग है। तो टाइमलाइन डिसाइड करने का मकसद ये है कि जो भी केसेज है वो पेंडिंग ना हो और अधिक से अधिक केसेज को रिजॉल्व किया जाए।
एज यू नो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इसलिए होना चाहिए कि समय से मिलना चाहिए जस्टिस। कोर्ट हायरार्की ये उन्होंने भी मेंशन किया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो कंसेप्ट था खत्म हो गया। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सॉरी कम से कम 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक अनिवार्य है। उसका जांच होगा फॉरेंसिक रूप से, सब कुछ सही होना चाहिए ताकि दोषी मतलब सच में दोषी होना चाहिए, पता चले कि निर्दोष को भी हम लोग दोषी बना दिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रमोट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें और भी बात किया गया है कि जो हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो प्रोसीजर है उसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाए। एक तो फॉरेंसिक जो चीज़ें हैं, एक मूवी है असुर, वेब सीरीज है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कई लोगों ने देखा भी होगा। तो कितनी हाई टेक्नोलॉजी मतलब आज हो गया है, उसके तहत हम लोग तक पहुँच सकते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। तो इसमें है कि आप वीडियो कॉल्स की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, आजकल तो टाइम क्लॉक भी आया है, जैसे गुजरात में लगाया गया जस्टिस क्लॉक, कि उस जस्टिस क्लॉक के तहत ही तो ये सब आप क्या है ना मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ये सब याद तब रहेगा जब आप लिखे रहेंगे। जस्टिस क्लॉक का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए जिस दिन कोर्ट में वो केस इनलिस्टेड हुआ, आज इनलिस्टेड हुआ सपोज करिए मान ली 1 फरवरी को, तो वहाँ दिखाते रहेगा इस केस का कितना टाइम हो गया, 1 महीने, 2 महीने, वो दिखाते रहेगा जस्टिस क्लॉक। उसी तरह से आजकल तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो गया है, गुजरात हाई कोर्ट सबसे पहले किया था, अब तो पटना हाई कोर्ट भी हो गया है ऑनलाइन लाइव प्रसारण, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट कर ही दिया है। तो ये सब चीज़ें बेहतर चीज़ें हैं, अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस, डेथ के मामले में 30 दिन के अंदर फाइल करना होगा गवर्नर के पास और 60 दिन के अंदर फाइल करना होगा। तो ये सब कुछ-कुछ रिसेंट बदलाव है, कुछ-कुछ प्रोविजंस लाया गया है, उसी के बारे में हमने चर्चा किया। अब वही क्रिटिसिज्म का बात करेंगे कि क्या-क्या और होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। जैसे प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स फ्रॉम क्राइम प्रोसीड्स एंड लैक ऑफ सेफगार्ड्स, एकाधिक आरोप के लिए जमानत पर प्रतिबंध। पहले क्या होता था कि एक से अधिक आरोप है तो जो सबसे जघन्य अपराध होता था उसी पे ही आरोप लगता था, उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलता था। परंतु अब ऐसा नहीं है, जमानत मतलब एक तरह से प्रतिबंधी हो गया। हैंडकफ यूज, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हथकड़ी नहीं यूज करना है और प्रयास करना है कि ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन नहीं हो, उल्लंघन नहीं हो। लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली हिदायत दिया गया है कि आप अगर आप सस्पेक्टेड हो तो आपको हैंडकफ यूज करना है और उसे गिरफ्तार करना है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी विरोधाभास हो रहा है दोनों के बीच में। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रायल प्रोसीजर एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस, इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो ट्रायल प्रोसीजर जो हम लोग कर रहे हैं, जो बताया मैंने कि मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, चार्जशीट फाइल करना है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो प्रोसीजर है उसको और पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस दोनों को एक साथ ही मर्ज कर दिया गया, जबकि अलग-अलग रखना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना अलग चीज़ें हैं, ट्रायल प्रोसीजर अलग चीज़ें हैं, तो दोनों को एक ही लॉ में बाँध देना, जो कि सही नहीं है। तो ये सब कुछ-कुछ क्रिटिसिज़्म और लिमिटेशन रहा है। उसके अलावा जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल लिख दिया है सेक्शन 41 रीनंबर्ड एज़, अब इसको सेक्शन 35 कहेंगे। नो अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूव्ड फ्रॉम एन ऑफिसर एट लीस्ट एट द रैंक ऑफ डीएसपी। तो उसमें अब ये है कि कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि एक डीएसपी रैंक का पदाधिकारी से अप्रूवल नहीं मिल जाता है, जबकि उस कौन-सा केस में जिसमें 3 साल का सज़ा होना हो या वो व्यक्ति 60 साल से ऊपर का हो। तो एक अच्छा प्रोविज़न है। अब पता चला कि वो उस तरह का जघन्य अपराध नहीं है और नीचे के जो ऑफिसर होते हैं आईओ, एसआई रैंक के, एसआई रैंक के, तो कभी-कभी थोड़ा-सा वो गलत कर देते हैं, तो वो चीज़ का भी ख्याल रखा गया है। तो एक बेहतर अप्रोच है। ये मैंने लिखा है, कुछ कमिटी है कि एमएस कमिटी है, माधव मेनन कमिटी है, एससी वर्डिक्ट ऑन पुलिस रिफॉर्म है, बोरा कमिटी है। ये कमिटी इसलिए है कि उसमें क्या-क्या बदलाव होना चाहिए और अधिक सुधारने के लिए। जैसे इसमें था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण और जो नेक्सस होता है राजनीतिक पॉलिटिशियंस के बीच में, ब्यूरोक्रेट्स के बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में,
उसको लेकर के ये सुझाव था कि कैसे डील करना है, कैसे उस चीज़ को टैकल किया जा सकता है। एलिमेंट कमेटी है, इन्होंने बताया था कि क्रिमिनल जस्टिस को कैसे उसको रिवैम्प किया जाए। क्षतिपूर्ति का सोशल वेलफेयर ऑफेंस, ऐसा ऑफेंस सजा सुनाया जाए जो कि सोशल वेलफेयर हो। जैसे जेल में हम लोग देखते हैं कि उन लोग को सजा दिया जाता है, लकड़ी का कुछ सामान बनाना है, चेयर बनाना है, साफ करना है, या उसी में हो कि सोशल वेलफेयर का ऑफेंस हो, उसको पानी पिलाना है, साफ करना है, बहुत कुछ जो भी लिया जा सकता है। माधव मेनन कमेटी है, रिस्टोरेटिव जस्टिस। देखिए सब नाम हम ये हिंदी में भी वही लिखा है, रिस्टोरेटिव जस्टिस। इसका मतलब ये है कि प्रयास होना चाहिए कि सजा देने से अपेक्षा उसको रिस्टोर किया जा सके। मतलब रिस्टोर करने का मतलब कि अगर वो अपराधी बन गया है तो उसको कैसे एक बेहतर इन्वायरमेंट दे करके, जैसे है ना अभी चाइल्ड फ्रेंडली जेल खुला था, ओपन जेल खुला था। ये सब अप्रोच क्या है कि उसको हम लोग सुधार कर सकें जो कैदी है। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस पे फोकस होना चाहिए कि उसको फिर से वापस, अगर अपराध कर दिया है तो उसको सुधार करके एक जो सामान्य जीवन जी सके, तो इस पे काम होना चाहिए। और साथ में एससी वर्डिक्ट्स ऑन पुलिस रिफॉर्म, ये भी एक एक्ट आया था, प्रकाश सिंह का था। उसमें जो भी हम लोग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको कैसे और बेहतर तरीके से हम लोग उसको चला सकते हैं और त्वरित न्याय जो हो सकता है विद इन टाइम बाउंड, इस पे था। तो ये 3-4 कमेटी है, उसमें 2 याद रखेंगे, कहीं भी चिपकाना हुआ तो चिपका दिए। बाकी ये तो है ही। एक कोर्ट से इनजस्टिस एनीवेयर, अगर कहीं भी इनजस्टिस हो रहा है, इज अ थ्रेट टू जस्टिस एनीवेयर, मार्टिन लूथर किंग का है। और भी कुछ-कुछ इश्यूज है, और क्रिटिक्स कुछ-कुछ है इसमें, लैक ऑफ कोहेरेंस, तो ये सब लिखा हुआ है कि और जो कुछ लगा तो लिख दिया गया। बाकी क्या होना चाहिए, और अधिक इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब जब ये बन रहा था, जैसे कि अभी आप लोग सुने होंगे काला कानून जो ट्रक वाला था, उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स थे, जो उनका एसोसिएशन था, उनसे सलाह नहीं लिया गया था, मशवरा नहीं लिया गया था, लॉ ला दिया गया था। तो ये नहीं होना चाहिए। किसान वाला मामला हुआ था, तो जो किसान के संगठन थे, तो वो नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव कंसल्टेशन, समावेशी सलाह, जिससे संबंधित कानून है, उससे सलाह लेना चाहिए, उससे संबंधित प्रेशर ग्रुप से, उससे संबंधित जो संस्थाएँ हैं, और बाकी एक सदन पटल पे जो डिस्कस होता है, वो होना ही चाहिए। ह्यूमन राइट्स सेफगार्ड, ये ख्याल रखना चाहिए कि जो मानवाधिकार का सुरक्षा है, उसका ज़रूर सेफगार्ड हो। साथ ही लीगल फ्रेमवर्क कोहेरेंट होना चाहिए, एक दिशा में होना चाहिए। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी जो मैंने बताया, ईएफआईआर है, सीसीटीएनएस है, इसके अलावा जो वीडियो कॉलिंग से हो रहा है, इसके अलावा जस्टिस क्लॉक है, तो ये सब एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैपेसिटी बिल्डिंग, रिस्टोरेटिव जस्टिस, पब्लिक अवेयरनेस, इसके देखिए 3 आर, फोकस ऑन 3 आर, अच्छा कीवर्ड है। रिकंसिलिएशन, रिस्टिट्यूशन, रिहैबिलिटेशन। उसको सुलह पहले मान लिया, अगर वो अपराध हो गया तो प्रयास करना है कि रिकंसिलिएट के माध्यम से, रिकंसिलिएशन मतलब होता है सुलह करना, समझौता करना। रिस्टिट्यूशन, स्थापित, मतलब अगर वो भटक गया है तो उसको प्रयास करें कि फिर से रिहैबिलिटेशन। तो ये 3 आर है, अच्छा कीवर्ड्स है, जिस तरह से हम लोग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल होता था, यहाँ भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब तरीका है कि आप क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या लास्ट में कंक्लूजन, इसी को 2-3 पॉइंट लिख करके खत्म कर देना है। सीसीटीएनएस को थोड़ा सा एक बता दें। ओवरऑल, हाँ, सीसीटीएनएस जो है ना, सीसीटीएनएस ये एक ऑनलाइन जो है पोर्टल है, फुल फॉर्म इसका है क्राइम एंड साइड क्रिमिनल एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी सीसीटीएनएस। देखिए इसका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। इसमें क्या होता है मेन, इसमें देखिए सारा कुछ जो है ना, अब सारे थाने को, देश के जितने भी थाने हैं, सारे पुलिस स्टेशन को इंटरलिंक कर दिया गया है। सब कुछ वो इंटरलिंक्ड है ऑनलाइन। अगर आप एफआईआर करते हैं यहाँ, तो जिस क्षेत्र से आप संबंधित होंगे, ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के लोकल जो पुलिस स्टेशन है उसके लॉगिन में दिखने लगेगा। तो पहला नंबर तो इसका बेनिफिट ये है कि जब या तो आप 0 एफआईआर करिए या ई एफआईआर करिए, स्वतः
आपके क्षेत्र में पड़ने वाले थाना जो आप एड्रेस डालेंगे, स्वतः उनके लॉगिन में उस थानाध्यक्ष के लॉगिन में दिखने लगेगा। दूसरा चीज़ है कि आपके पास ये सारा रिकॉर्ड डायरेक्ट ये लिंक्ड है एनसीआरबी से। सपोज़ करिए इसके पास एक डेटाबेस है, अगर कोई उस क्षेत्र में क्रिमिनल रहा है, पकड़ा गया है, तो उसका डेटाबेस डायरेक्ट सीसीटीएनएस के माध्यम से एनसीआरबी से माँग कर सकती है, मैच कराएगी। उसका अगर मान लीजिए कोई भी सैंपल मिल गया हो, ब्लड सैंपल मिल गया हो, हेयर का सैंपल मिल गया हो, कोई भी सैंपल उसका फिंगरप्रिंट मिल गया हो, तो उससे मैच करवा कर के उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकती है। तो एक हमारे पास डेटाबेस है और डेटाबेस पूरे पुलिस स्टेशन में इंटरलिंक्ड है। उससे आपका मतलब हर चीज़ एक तरह से इंटीग्रेटेड हो गया है। आप आसानी से हर तरह की सुविधाएँ इन्वेस्टिगेशन जैसे होता है, वो भी अपलोड करना है, कहाँ तक हमारा जाँच पहुँचा, वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट इसमें ऐड ऑन किया गया है, जो कि जस्टिस सिस्टम को और अधिक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को अधिक सही करने के लिए किया गया है। यही है, थोड़ा सा बाकी किन्हीं को कुछ जीरो एफआईआर पूछना है? बता दें हाँ। कि कहाँ पे अगर लॉन्च करते हैं तो जो एफआईआर होता है, कहाँ लॉन्च करते हैं तो जीरो एफआईआर होता है, दूसरी जगह जब जीरो लॉन्च। एफआईआर में ये है कि हाँ, जीरो एफआईआर में ये है कि खास करके ये मेनली महिलाओं के लिए ही लाया गया था, महिलाओं की सहूलियत के लिए। सपोज़ करिए क्राइम मतलब आपका क्षेत्र मान लीजिए पटना पड़ता है पुलिस स्टेशन और आपका साथ घटना घट गया मुगलसराय में, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। तो आप वहाँ भी जाकर के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका घर तो पटना है, तो स्वतः आपका केस वहाँ पहुँच जाएगा और जो इनिशिएटिव होनी चाहिए, जो क्राइम का जो उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो सारा कुछ आप वहाँ बस इन्फॉर्म कर देंगे, वहाँ से शुरू हो जाएगा। ये एफआईआर का हुआ है, आप घर बैठे एफआईआर कर सकते हैं, अपना सारा डिटेल्स डाल दीजिए, क्या मामला है, उसको लिखना होता है, आराम से उसको किया जा सकता है। तो ये सब है अप्रोच, बढ़िया अप्रोच है, सबको आप समझेंगे। बाकी पूछिए, किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें से?